हेलो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन भी दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए आज हीट एंड ट्रीटमेंट जो चैप्टर है उसको लेकर आया हूँ। आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूँगा कि कैसे हम हीट ट्रीटमेंट चैप्टर में ऑपरेशन की जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ा आपको डिफाइन कर देता हूँ हीट एंड ट्रीटमेंट चैप्टर जो है क्या है आपका। ठीक है, इसमें जो हम क्या करते हैं, किसी स्टील के टुकड़े को या स्टील का कोई पार्ट है उसको गर्म करते हैं और फिर इसको ठंडा करते हैं। ठीक है, गर्म करके उसे थोड़े समय के लिए रखा जाता है, उसको हम सोकिंग टाइम बोलते हैं। गर्म करने को तो हीटिंग कहते हैं, ठंडा करने को कूलिंग कहते हैं, ये आपको पता होगा। इससे होता क्या है, इससे होता ये है जब हम उसको गर्म करते हैं ठंडा करते हैं तो उसके अंदर के जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं गर्म और ठंडा करने से। कभी कभी हम जल्दी गर्म करते हैं, कभी जल्दी ठंडा कर देते हैं, तो इससे क्या होता है उसके क्रिस्टल चेंज होते हैं, अलग अलग साइज में आ जाते हैं। इससे हमारे उसके जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, जैसे प्रत्यास्थता, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, ये चेंजें क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर जो स्ट्रेस स्ट्रेन उत्पन्न होते हैं वो हम उसमें चेंज कर सकते हैं या हम उसमें सुधार ला सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें हीट ट्रीटमेंट हम करते हैं ज़्यादातर। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हीट ट्रीटमेंट क्या है, इस्पात के गुणों, ठीक है, गुणों में क्या आता है, उसके कंपोजिशन और स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। ठीक है, इस्पात को एक निश्चित ताप पर गर्म करते हैं, फिर उसे निश्चित दर से ठंडा करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि उसके गुणों में, भौतिक गुणों में, सॉरी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। पर याद रखना है आपको, भौतिक परिवर्तन, जो भौतिक प्रॉपर्टीज है उसकी, वो चेंज कभी भी नहीं होती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हम किस में चेंज करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज करते हैं। कब, जब हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। आगे चलते हैं। हीटिंग ऑफ स्टील, जो हीटिंग ऑफ स्टील है वो किस पे डिपेंड करता है कि हमें उसको कैसे गर्म करना है। जैसे फर्नेस के सिलेक्शन पे, ठीक है, इसमें कौन सा फ्यूल आप यूज कर रहे हैं, टाइम इंटरवल, ठीक है, और साथ के साथ वांछित तापक्रम तक लाने के लिए नियंत्रित करने पर निर्भर करता है। ठीक है, और हीटिंग दर, ताप कितनी जल्दी गर्म कर रहे हैं, कितनी जल्दी हम उसे ठंडा कर रहे हैं, तो ये भी आप पर डिपेंड करता है। हीटिंग टाइम जो होता है किस पे डिपेंड करता है, उसकी क्रॉस सेक्शन से एरिया पे, कि कैसा हमारा शेप है। ठीक है, अब आता है सोकिंग टाइम। सोकिंग टाइम क्या होता है, धातु को गर्म करना, तो उसे कुछ समय के लिए उसी टेम्परेचर पर रख दिया, मतलब 0 से स्टार्ट करा था, मतलब 600 पर पहुंच गया, तो आपको 600 डिग्री सेल्सियस पर उसे कुछ समय के लिए रखा जाता है। क्यों, ताकि पूरा टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस हो जाए, किसका, पूरे धातु का। उसी के बाद आप ठंडा करेंगे। जब तक आप सोकिंग नहीं करेंगे तो धातु नीचे से गर्म हो जाएगी ज़्यादा, पर ऊपर से उसका थोड़ी कम रहेगी, इसलिए उसके धातु में जो पूरे प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज नहीं होगी, ऊपर से लेके नीचे तक अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम सोकिंग टाइम। ये डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम पर, भट्टी के चार्ज पर, ठीक है, और उसकी मोटाई पर। याद रखना है आपको, सोकिंग टाइम है वो 10 mm मोटाई के लिए 10 मिनट रखा जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे चले, सॉरी। अब आता है प्री हीटिंग। प्री हीटिंग में क्या होता है, धातु को गर्म करते हैं, मतलब स्टील को क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं। प्री हीटिंग में क्या करते हैं, उसे धीरे धीरे गर्म करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस पर स्टील को। ठीक है, याद रखना है आपको। क्वंचिंग, क्वंचिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्वंचिंग में कहते हैं कि धातु को गर्म करते हैं और रैपिडली ठंडा करते हैं। रैपिडली बहुत जल्दी ठंडा करते हैं। कैसे, जैसे कि धातु को गर्म किया तो उसे पानी में डुबो दिया, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, या तेल में डुबा दिया, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, या बहुत तेज़ हवा उसमें डाली जाए तो वो तब भी बहुत ठंडा हो जाता है, या बोराइन सोल्यूशन में उसे डाला जाए। तो ये मैंने जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं आपके किसके हैं, ये क्वंचिंग के ठंडा करने की मीडियम भी है ये साथ साथ। तो क्वंचिंग कैसे करते हैं कि धातु को गर्म करना और एकदम से ठंडा कर देना, किन माध्यमों में, ये आपका है, देखिए दिया हुआ है, ब्राइन सॉल्यूशन, जल, तेल, वायु। इसमें सबसे ज़्यादा जल्दी ठंडा होता है और इसमें
थोड़ा समय लेता है। सबसे जल्दी ठंडा कौन करता है? ब्राइन सॉल्यूशन, और सबसे कम वायु। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब आता है हार्डनिंग प्रोसेस। हार्डनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम, देखिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले मैं आपको बता देता हूँ अपर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? स्टील का 723 डिग्री सेल्सियस। वैसे हर धातु का अलग अलग होगा, पर स्टील का 723 डिग्री सेल्सियस ही आता भी है क्वेश्चन में। इसमें क्या होता है, इस टेम्परेचर के बाद स्टील के अंदर के जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होना चालू हो जाती है, इससे पहले नहीं होती है। और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है, मान लीजिए आपका 800 है, क्योंकि ये कार्बन पर डिपेंड करता है तो ये भी अलग अलग होता है हर स्टील में। तो मान लीजिए 800 है, तो 800 के बाद आपका जो होता है स्ट्रक्चर चेंज होना बंद हो जाती है। अब आप उसे 900 ब्रेक पर कर दीजिए तो उसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगी। 723 से स्टार्ट होगी और 800 के बीच में तक चेंज होती रहेगी, इसके बाद वो चेंज नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना है, इससे पहले चेंज नहीं होगी और इसके बाद चेंज नहीं होगी। स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएगी। आगे चलते हैं। पर्पस ऑफ हार्डनिंग। हार्डनिंग क्यों करते हैं? कोई धातु हमारी टूट फूट जाती है, क्यों? तो उसको हम टूट फूट रोधक बनाने के लिए, ठीक है, किसी धातु को काटने योग्य बनाने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए? हम किसी धातु को काटने योग्य बनाने के लिए। और साथ के साथ कठोर से इस्पात के अन्य यांत्रिक गुणों जैसे सामर्थ्य, चिमड़ापन और तन्यता आदि को प्रभावित होते हैं, याद रखना है। कठोर हार्डनेस से क्या होता है? स्ट्रेस, चिमड़ापन और तन्यता ये सब प्रभावित होते हैं। क्यों? जब किसी धातु को आप हार्ड कर रहे होते हो तो वो क्या हो जाती है, उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है। ब्रिटलनेस मतलब भंगुरता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हार्डनेस करने के बाद एक ऑपरेशन और होता है इसमें, छोटा सा टेम्परिंग। कौन सा? टेम्परिंग की जाती है हार्डनेस करने के बाद ज़्यादातर, ठीक है। आगे चलते हैं। दिया है देखिए टेम्परिंग में क्या करेंगे हम, देखिए याद रखना है टेम्परिंग का टेम्परेचर हमेशा कम रखा जाता है, 600 से भी कम, 400 से भी कम, ठीक है। तो टेम्परिंग कैसे करते हैं इसे? 400 डिग्री से कम टेम्परेचर पे इसे गर्म करते हैं और फिर इसे ठंडा करते हैं। ठंडा करने का तरीका होता है, इसमें कलर आता है। धातु पे जब तक कलर नहीं आएगा तो उसको आप सॉल्यूशन में नहीं डुबाएंगे। जैसे ही धातु पे कलर आ जाता है ऊपर तो उसे पूर्ण रूप से डुबा दी जाती है, ठीक है। करते क्यों हैं हम टेम्परिंग? भंगुरता को कम करने के लिए, भंगुरता को कम करने के लिए, और साथ साथ उसमें जो डक्टिलिटी का गुण है उसको सुधारने के लिए, ठीक है। भंगुरता को कम करने के लिए और डक्टिलिटी को सुधार करने के लिए। नेक्स्ट ऑपरेशन जैसे आपको दिया हुआ है, देखिए इंटरनल स्ट्रेस। वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका भंगुरता को कम करना और डक्टिलिटी को सुधारना होता है। साथ साथ झटकों रोधी बनाना है और साथ साथ इंटरनल स्ट्रेस को भी दूर करना होता है और टफनेस को भी नियंत्रित करना है। अगली प्रोसेस है एनेलिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है हमारी? एनेलिंग प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, क्रिटिकल रेंज से ऊपर धातु को गर्म करते हैं, उसे सोखने के लिए रखते हैं, फिर बाद में उसे भट्टी में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। याद रखना है एनेलिंग प्रोसेस में ही सबसे समय ज़्यादा लगता है ठंडा होने में, क्योंकि इसे भट्टी में ही छोड़ दिया जाता है या राख में डुबो दिया जाता है ताकि वो बहुत धीरे धीरे ठंडा हो सके। इससे होता क्या है, सॉफ्टनेस प्रदान होती है, मशीनेबिलिटी में सुधार होता है, डक्टिलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है और इंटरनल स्ट्रेस में सुधार होता है। और रिफाइन भी क्या हो जाते हैं, इसमें एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। एक जैसी स्ट्रक्चर आ जाती है सारे के सारे उसमें, ठीक है। करने का क्या तरीका है इसमें, क्रांतिक टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर इसे गर्म करते हैं, फिर इसे भट्टी में ही ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है उसमें क्या करते हैं हम, नॉर्मलाइजिंग। जब हम किसी धातु को मोड़ते हैं, जहाँ से वो मुड़ती है तो वहाँ पे उसके स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, तो उसे ऐसे पूरी की पूरी नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए उस पर नॉर्मलाइजिंग की जाती है। ठीक है, तो इसका जो मुख्य मेन पर्पस जो है, क्या करता है ये, फाइन ग्रेन, जो धातु के महीन कण ग्रेन साइज को उत्पन्न करना है, बहुत छोटे छोटे ग्रेन साइज इसमें उत्पन्न होते हैं। और जो इसमें हैमरिंग के कारण जो इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है उसको पुनः नॉर्मल लाने के लिए, ताकि उसके प्रतिबल हटाया जा सके, तन्यता को कम करने के लिए, फटिग मतलब फटने से जो जो धातु को फटने से क्या होता है, फट जाता है यहाँ से ऐसे इस तरीके से, उसको भी क्या क्या करता है, उसको भी बचाता है और मुड़ने से रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कैसे करते हैं इसको, इसमें भी क्या करते हैं, इसमें अपर क्रिटिकल याद रखता है, इसमें अपर क्रिटिकल से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर ऊपर गर्म करते हैं और इसे स्टील एयर में ठंडा होने के लिए छोड़ जाता है। याद रखना है, एनीलिंग में भट्टी में ही छोड़ा जाता है ठंडा होने के लिए, और नॉर्मलाइजिंग में किस में छोड़ा जाता है, स्टील एयर में, मतलब कमरे में कोई भी एयर ना दाएं जा रही है ना बाएं जा रही है, बस रुकी हुई है, तो वहाँ पर इसको ठंडा होने के लिए रोक दिया जाता है। इसमें भी समय ज़्यादा लगता है, परंतु एनीलिंग से ज़्यादातर इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, फोर्जिंग, कास्टिंग और वर्क हार्डनिंग, जो धातु होती है उनको नॉर्मलाइज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए हमारा जो अब ये जो डायग्राम है, किस चीज़ का डायग्राम है, ये एनीलिंग का है ये। ठीक है, जिसमें आपको क्या बता रहा है, देखिए जैसे जैसे स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है, तो 0.8% और 0.9 में क्या है, देखिए 780, मतलब 723 डिग्री सेल्सियस से 40 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर है एनीलिंग टेम्परेचर। ठीक है, यही दिया था आपको, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो याद रखना है, जैसे जैसे आप में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, इसमें क्या हो रहा है, एनीलिंग टेम्परेचर थोड़ा 0.8 तक तो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, फिर उसके बाद सामान्य रूप से एक ही टेम्परेचर हो जाता है, कितना, लगभग 800 के आसपास। ठीक है, और यदि हम किसकी बात करें, नॉर्मलाइजिंग में क्या होगा, देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर 0.8 से कम हो रहा और भी, ठीक है, 0.8 से सॉरी बढ़ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और साथ साथ उसका जो नॉर्मलाइजिंग टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है, 0.8 से कम हो रहा है तो देखिए क्या हो रहा है, इसमें टेम्परेचर इतना ही रहेगा। ठीक है, और एनेलिंग में क्या होगा, जैसे 0.8 से टेम्परेचर कम है, 0.8 से टेम्परेचर 0.8 कार्बन वाले की टेम्परेचर क्या होता है, कम है, परंतु जैसे जैसे बढ़ रहा है तो फिर वो एक ही लेवल पे आ जा रहा है। तो याद रखना है कि तो दोनों डायग्राम ये याद रखने वाली है। ठीक है, आपको ये डायग्राम भी आपको ऐसा आ सकता है, तो ये याद रखना, एनेलिंग में 0.8% कार्बन के बाद सीधा हो रहा है ग्राफ। ठीक है, और नॉर्मलाइजिंग में अपर की तरफ मुड़ रहा है इस तरीके से। तो याद रखना है आपको इस चीज़ को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छी तरीके से ये वीडियो और बनाया जा सके। थैंक यू।